हेलो बच्चों, तो मैं राहुल कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें बताया था और फिर से अभी मैं दूसरा वीडियो लेके आ गया, पार्ट 2 लेके आया। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाके देखें। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि तत्वों को कैसे भरा जाता है, परमाणु क्रमांक कैसे याद रखे जाते हैं, उसको ट्रिक वाइज कैसे भरे जाते हैं। तो अब आगे बताते हैं आपको कि आप वर्ग 1 वर्ग 2, ठीक है। अब फिर से हम बता देते हैं कि एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर जो है 2, 8, 18, 32। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाके देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और पी ब्लॉक के लिए जो है नंबर वो जो है आपका पी ब्लॉक के लिए नंबर जो है 2, 8, 18, 32, ठीक है। हाँ, जब आप इस नंबर को वर्ग वाइज भरोगे तो आपके परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाएंगे। मैंने डी ब्लॉक का पिछले वीडियो में नहीं बताया था, अब डी ब्लॉक का जो आपका बता देते हैं हम ट्रिक क्या होता है। यहाँ पे इसका ट्रिक नोट कीजिएगा आप लोग। अस्के, टी, भा, क्रो, मैं, लो को, लो मने लोहा, को मने कोबाल्ट, नी, कु, जी। अस्के मतलब अस्केडियम, टी मतलब टाइटेनियम, भा मतलब वैनेडियम, क्रो मतलब क्रोमियम, एम क्रो मैं मतलब मैग्नीज। फिर लोहा या लोहा जो लोको बोले या फेको बोले दोनों चलेगा आपका, है ना। लोको मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ना। कॉपर और जिंक, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रिक जो आपका है डी ब्लॉक के लिए ही है। ये जड़ नवमो तक रुक राहुल पढ़ाएगा आगे खुद, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि तत्वों को उसके वैलेंसी कैसे याद रखे जाएंगे। तो वैलेंसी याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप क्या करोगे, वर्ग 1 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम वर्ग वाइज प्राप्त कर लेंगे। तो एक वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। दूसरे वर्ग में उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन के पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1, उसी प्रकार पोटेशियम का पूछा जाएगा तो पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में 1, तो वैलेंसी तो होता है। तो बेरिलियम पूछे, मैग्नीशियम पूछे, कैल्शियम पूछे, किसी का भी पूछ दे उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फिर हम अगली बार यहाँ आ जाते हैं, चूँकि ये ओल्ड IPSC नियम के अनुसार इसको बोलते हैं 3A, इसको क्या बोलते हैं 3A, ठीक है। तो 3A के मतलब 3 मान लेंगे। तो इसमें जितने भी तत्व हैं आपके उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे 3, इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जिसे आप याद रखोगे। बच्चों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अनपेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उसको वैलेंसी मान के हम लोग आगे बनाते हैं। तो इसमें उपस्थित इसके जो वैलेंसी होंगे, वर्ग 1 में उपस्थित तत्वों की जो वैलेंसी होगी उसकी 1 होगी। इसमें कितने वैलेंसी होंगे 2, इसमें कितने होंगे 2, इसमें इसके वैलेंसी हो जाएंगे 3, इसके वैलेंसी हो जाएंगे 3 और इसमें इसके वैलेंसी हो जाएंगे 4, इसके वैलेंसी हो जाएंगे 4। लेकिन अब 4 से जब बढ़ेगा आगे तो जब इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, जब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो आप देखो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, इसकी वैलेंसी हो जाएंगी 3 और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको काउंट करोगे तो आप वैलेंसी 2 हो जाएगा और इसकी वैलेंसी जो है उसकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 और इसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी वैलेंसी नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। याद रखेगा, इसकी वैलेंसी वर्ग 1 में तत्वों की वैलेंसी 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 4 में 4 और 5 में 3, 6 में 2, 7 में 1 और इसमें 0। अब संभावित ऑक्सीकरण संख्या भी आप इसके माध्यम से निकाल लोगे। तो इसमें जितने भी तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +1 इसलिए देते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें जितने भी धातु हैं उसको कहा जाता है क्षारीय धातु।
तो अब बगल वाले जो वर्ग हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उसको कहा जाता है क्षार मृदा धातु। तो मतलब इसके जो ऑक्सीकरण अवस्था होंगे, ऑक्सीकरण संख्या जो होंगे वो क्या होंगे +2। इसमें उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याएं जो होगी वो +3 होगी। याद रहे हम आपको संभावित ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बता रहे हैं। इतना आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में, चीज़ों को सॉल्व करने में। इसके वैलेंस ऑक्सीकरण अवस्था +-4 होंगे और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3, इसके -2, इसके -1 और इसके ऑक्सीकरण अवस्था क्या होंगे 0 होते, इसीलिए किसी के साथ यौगिक बना नहीं पाते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे डी ब्लॉक में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। तो याद रहे बच्चों, डी ब्लॉक में जो तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है वो वर्ग वाइज बढ़ती है। मतलब इसमें जो जितने भी तत्व हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी +3 होगी। अब ये 4 नंबर वर्ग है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम जो होगा +4 होगा। इसमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या होगी +5, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या +6 और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +7। तो याद रखिएगा मैग्नीज ऐसा धातु है जिसकी सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या होती है +7। फिर आप देख लो इधर जिंक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2, 12 में है तो 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कॉपर का 1 और 2 जानते हो तो हम 1 और 2 दोनों ही लिख देते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी तत्व आप देख रहे हो, लोहा का आप जानते हो 2 भी होते हैं और कितना तो +2 भी होता है और +3 भी होता है। ठीक है। कोबाल्ट के बारे में आप जानो कि कोबाल्ट का भी क्या होता है +2 और 3 होते हैं। ठीक है। और निकेल के क्या होते हैं 2 होते हैं और इसके भी क्या होते हैं 3 होते हैं। ठीक है। लेकिन आप याद रखो ज़्यादातर आपके जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो +7 तक ऐसे बढ़ती है नॉर्मली। ठीक है। 7 तक क्या होती है 7 तक बढ़ती है। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखोगे। लास्ट में जो जिंक है कॉपर है इसको तो कैजुअली याद ही रखते हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या है कि इसमें वर्ग मतलब डी ब्लॉक में जो है डी ब्लॉक में तत्व जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण धातु। इस वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के मैक्सिमम जो है इस तत्वों में आपको जो है इसके संक्रमण धातु जटिल यौगिक बनाए जाएंगे। जैसे कि इसमें कॉपर का तार बनाया जाता है। ठीक है। लोहा बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कि ऑक्साइड्स कम बनाते हैं, जिसमें जंग नहीं लगते हैं, इस तरह के तत्व हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आप इस जो लाल रंग के घेरे में घेरा गया है उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं उपधातु। ठीक है। तो उपधातुओं की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उपधातुओं की संख्या कितनी है 7 है। ऐसे बच्चों जो है उपधातु की संख्या जो है कहीं कहीं आपको 6 बताया जाएगा, कहीं 7 बताया जाता है, कहीं कहीं 8 भी बताया जाता है। वो स्थितियों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग उपधातुओं की संख्या जो है आपको बताया गया है उसको आप नोट कर लोगे। उपधातुओं की संख्या कितनी है 7 है। बच्चों अब क्या है कि आप इसमें कितने गैस हैं, कितने द्रव हैं और कितने ठोस हैं उसके बारे में भी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से आप प्राप्त कर लोगे। जैसे कि गैसों की संख्या कितनी होती है 11। गैसों की संख्या कितनी होती है 11। बहुत ही आसान ट्रिक से आप समझ लोगे। तो इसका ट्रिक है अक्रिय गैसों ने किया फॉर्म HCl को। तो अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है बच्चों 6। ठीक है। फोन ये 7 हो गया, फ्लोरीन है ना, ऑक्सीजन कितने हो गए 8, नाइट्रोजन 9 है ना, हाइड्रोजन 10 और क्लोरीन जो हो गए वो 11 हो गए। तो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं बच्चे तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो 6 ये हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। 6 इधर हो गए, 7 8 9 और 10। ठीक है। और एक और जो है आपके हाइड्रोजन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इस बात को भी याद रखिएगा। वर्ग जो एस ब्लॉक में है तत्व वो हीलियम जो है आपके पी ब्लॉक में दिखाए जाते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के तत्व हीलियम नहीं है। तो उसको क्या है आप एस ब्लॉक में ही काउंट करोगे। इसलिए एस ब्लॉक में जो एलिमेंटों की जो टोटल नंबर है वो आपका कितना है 14 है। ठीक है। तो बच्चे कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगले टॉपिक में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जिस टॉपिक को आप कमेंट करोगे मैं उसी टॉपिक को बताऊँगा। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए।